चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ में विश्चित साइंस 9th NCERT पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारे आसपास के पदार्थ अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट लगभग अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे और एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहते हैं। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी होती, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इस प्रकार वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों को भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। इस अध्याय में भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलू को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, तो मतलब जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ का एक कार्य, पदार्थ का जो हमारे आसपास जितने भी हमारे आसपास हमें जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, वे सब पदार्थ हैं। जैसे हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना है। नंबर 1, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा को यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधाराओं का मानना यह था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए क्रियाकलाप द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत या कणों से बने हैं। एक 100 लीटर का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। एक बीकर लें 100 ml को, और इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर स्थान के अनुसार नमक या शर्करा क्या गायब हुआ है, ये कहाँ गायब हो गया, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इस प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए हम विचारधारा को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ जो हैं वे कणों से मिलकर बने होते हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में है। जब हम जल या नमक घोलते हैं तो नमक
कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। जैसे देखो, जल या नमक मिलाओ तो जल और नमक को हिलाओ तो जल और नमक आपस में मिलिए। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समाहित हो जाता है। पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं? पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? ज़्यादा। पोटेशियम परमैंगनीट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकाल लें। मतलब पोटेशियम परमैंगनीट के 2 या 3 क्रिस्टल 100 ml पानी में घोलें। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकाल कर 90 ml में मिला दें। 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपयुक्त में 10 ml निकाल कर फिर उसे 90 ml में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते हैं। क्या जल अब भी रंगीन है? अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है पोटेशियम परमैंगनीट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों में पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनीट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। पोटेशियम परमैंगनीट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं, अतः ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित हो जाते हैं। मतलब पोटेशियम परमैंगनीट के जो कण हैं वे छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं। इस स्थिति में ये कण और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। एक स्थिति ऐसी आई है जब छोटे छोटे कणों को ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकता। पोटेशियम परमैंगनीट की 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी इसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं करते। मतलब पदार्थ के पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 से और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनीट के कण समान रूप में पानी में वितरित हो गए। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण एक दूसरे पदार्थ के कणों में रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं। मतलब जो चाय बनाए या कॉफ़ी बनाए, नींबू पानी बनाते हैं तो पदार्थ के एक कण जो हैं दूसरे कणों के रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कण के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। कैविंग मतलब जो पदार्थ के कण होते हैं, जब देखो नमक, शर्करा या डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनीट
नमक ले लो या शर्करा ले लो या डेटॉल ले लो, या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो ये आपस में एक पदार्थ आपस में ये पदार्थ बनाते हैं, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थों के कण में रिक्त स्थानों में मतलब एक दूसरे में जो समावेशित हो जाते, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समावेशित हो जाते हैं, मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो हैं गतिशील होते हैं। जब क्रियाकलाप में देखो 1.3, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है कि आप दूर से इसकी सुगंध आपको मिलती है। अपने प्रेक्षण नोट करें। अपना प्रेक्षण जल से भरे 2 गिलास या बीकर, मतलब जब एक मोमबत्ती को कक्षा में रखी एक बुझी मोमबत्ती को बाहर रख दो, तो उसकी सुगंध लेने के लिए समीप जाने पड़े। अगर वही तुम जला के रख दो, तो बाकी जो अगरबत्ती जला के रख दो, तो क्या दूर से ही बाकी सुगंध तुम्हें मिली है। दूर ही से सुगंध मिली है। तो जब कहने मतलब है पदार्थ कण जो होते हैं वे गतिशील होते हैं। जल से भरे 2 गिलास या बीकर लें। एक बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें। एक दूसरे में शहद डाल दें। एक में लाल स्याही डाल दें, एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें, दूसरे में शहद। इनको अपने घर या कक्षा के एक कोने में रख दें। इनको प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के बाद तुरंत आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगेंगे? एक गिलास गर्म पानी या दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट को क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें। हिलाएं। क्रिस्टल की सतह पर बैठने में गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? अरे हटाओ, यहाँ देखो। ठीक है, यहीं पे देखिए। एक गिलास गर्म पानी और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट को एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें। हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? उपयुक्त क्रियाकलाप 3.1.3, 1.4, 1.5 से हमें निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अतः पदार्थ के कण जो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। मतलब कहने का मतलब जो है पदार्थ के कण जो हैं वे निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। जो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हुई। अगर हम तापमान बढ़ा दिए, अगर हम पदार्थ को टेम्परेचर दे दिए तो गति
तापमान बढ़ने के कारण गति बढ़ती है। अगर हम तापमान में जैसे पदार्थ में कि कण में अगर हम टेम्परेचर दे दें तो गति तेज हो जाती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। मतलब तापमान अगर हम बढ़ाएं तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। उपर्युक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंततः मिश्रित हो जाते हैं। मतलब हमने तीनों क्रियाकलाप करी हैं 1.3, 1.4, 1.5। उपर्युक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंततः मिश्रित हो जाते हैं। मतलब पदार्थ के कण जब एक दूसरे के साथ अपने आप मिश्रित हो जाते हैं, अंततः मिश्रित तीनों के ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। मतलब जिस तो रिक्त स्थान हो या उस तो ही ज़्यादा पदार्थ के कण आपस में मिले हैं। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। मतलब दो विभिन्न पदार्थ जैसे दो विभिन्न पदार्थ अलग अलग मिली हैं, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों? गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिस्री नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे कसकर पकड़ लें। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला। तीसरा उंगली के सिरे को छूकर एक श्रृंखला बना लें। चौथा समूह उपर्युक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास। किस समूह को तोड़ना आसान होगा और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल में पकड़ा है? पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुण में विस्तृत करेंगे। ठोस। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्र: पेन, किताब, सुई, लकड़ी, छड़। इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार को देखिए। निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं पर स्थिर आयतन। इन हथौड़ों मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न है? उपर्युक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन पदार्थों का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नग्न संपीड़ितता होती है। बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल पर भी ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इनका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस हैं? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक इन्हीं बर्तनों के आकार ले लेगा। क्या ये ठोस है? स्पंजन क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़ितता संभव है। क्यों? ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार पुनः बदलता है और बल हटा लेने पर
बल हटा लेने पर यह पुनः मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाय, शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें। इन क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। स्पंजन में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। स्पंजन जो होते हैं स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकालते हैं तो वायु बाहर निकलें, इससे इनका संपीड़न संभव है। जब मतलब स्पंज होते हैं वो हम बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम स्पंज को दबाएं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव है। द्रव अवस्था। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्र करें। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। मतलब जल कर लो, खाना पकाने को तेल कर लो, दूध, जूस। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशाना लगा। इन द्रवों को फर्श पर डालने पर क्या होगा? किसी एक द्रव में 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान होगा? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन डालने पर यह आसानी से बहती है। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है, मतलब बदले या नहीं। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, मतलब जो बर्तन में रखो जाए वही वो आकार। द्रवों में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4-1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। ठोस और द्रवों का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैस विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये विशेषता ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधे के लिए अनिवार्य होती है। ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैस विसरित होकर जल में घुल जाती है। जो वातावरण की जो गैस है वह घुल के विसरित हो जाता है। अतः ये गैसें विशेषता ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधे के लिए अनिवार्य होते हैं। यही वाली ठोस द्रव गैसें विसरित हो जाती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह करने के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु में घुली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में गैस तीनों का विसरण संभव है। द्रव में ठोस और द्रव में गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण अधिक दर होती है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है।
जो ठोस की अपेक्षा द्रव में रिक्त स्थान अधिक हुए हैं, कई की वजह से करत है, स्वतंत्र रूप से करत है। गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले को ध्यान दिया जो गैस के सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। इससे पता चलता है कि सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। 100 ml की 3 सिरिंज लें और इनके सिरे को रबड़ की कार्क से बंद कर दें, जैसा कि 1.4 में दिखाया। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा दें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल, तीसरी में चॉक के टुकड़े। पिस्टन को वापस सिरिंज में लाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशील आसान करने के लिए थोड़ी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन की सिरिंज डालकर संपीड़ितता करने की कोशिश करें। आपने क्या देखा? इस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। आपने परीक्षण से आपने क्या अनुमान? हमने देखा कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। हमने देखा कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली